हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स विथ मानस प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो क्लास आपकी लाइव चल रही थी, एक दिन आपकी ये क्लास जिसमें हम लोग पीवाईक्यू के प्रश्नों को कर रहे हैं, लाइव चल रही थी। और मेरा मेंस एग्जाम होने के नाते आप सभी लोगों के लिए मैं ये क्लास 2 दिन पहले से ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने टारगेट रख लिया था कि कितने कितने क्वेश्चंस मैं लेकर के चलूंगा, तो उसी हिसाब से मैं चीज़ों को कैटेगराइज कर दे रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी एक क्लास आपको दे दी जा चुकी है और एक ये लंबी क्लास आपको दी जाएगी। बस ये 2 क्लास दी जाएगी, बाकी अगर गैप होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी 4 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो एक बार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है। आपको जो एक्सेप्ट करना होगा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते है। और शानदार तरीके से आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग अपने आरओ के एग्जाम के लिए तैयारी करिए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा साथियों, क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस अगर आप किए रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके से इन प्रश्नों पे आपकी जीत होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं लाइव क्लास लेता हूं, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे लेकर के चलूंगा। उसी तरीके से आपको चीजों को लेकर के मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को उसी आधार पे चीजों को बताते हुए चलना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। इस अगले प्रश्न के पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मानस सर आप सभी लोगों के लिए हाईलाइट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। और हाईलाइट सीरीज में आप सभी लोगों ने देखा होगा आरओ बच्चे कि इसका जो पीडीएफ है 249 में आपको दिया जा रहा है। मतलब कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं कि भाई लास्ट टाइम में हम रिवीजन करें, तो 249 में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों करंट अफेयर्स भी आ चुकी है 500 एमसीक्यूज के साथ, मात्र 49 रुपए में। अगर आपको ये दोनों चीजें अगर चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप TWM द लर्निंग ऐप ज्वाइन करके वहां से आप परचेस कर सकते हैं। आइए चलते हैं और अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ से हमारा प्रश्न आज का स्टार्ट होगा। चलिएगा, बताने का प्रयास करिएगा। ये जो आपकी क्लास है ये रात में देखिएगा, लगभग लगभग मैं आपको बताना चाहूँ कि रात के लगभग 11 बज रहे हैं। इस समय ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है। और थोड़ा सा मैं अभी क्लास एक रिकॉर्ड किया, उसके बाद से पेट की रिकॉर्ड किया, फिर थोड़ा सा सोया, फिर उसके बाद से फिर आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए कि आपका भाई बीच में गैप ना हो। तो अब चलिएगा, यहाँ पे बताने का आप सभी प्रयास करेंगे। यहाँ पे व्यक्ति दिया गया है, यहाँ पे आंदोलन दिए गए हैं। चलिए बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है लगातार क्लास रिकॉर्ड कर पाना, तो इसीलिए एक क्लास लंबा खींच दे रहा हूँ। ये भी इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। जल्दी से यहाँ पे साथियों बताने का आप सभी प्रयास करेंगे कि यहाँ पे व्यक्ति और आंदोलन दिए गए हैं और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे राइट आंसर की बात करूं तो आप सभी लोगों ने देखा होगा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे? अगर आप देखेंगे तो बाबा राम सिंह का संबंध किससे था, तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई बाबा राम सिंह का संबंध नामधारी आंदोलन से था। मिर्जा गुलाम अहमद का संबंध आप देखोगे तो अहमदिया आंदोलन से था। मुकुंद दास का देखोगे तो आप देखोगे सत्य महिमा धर्म के साथ इनका संबंध था। और नरौजी फरदोजी जो थे यहाँ पे आप देखोगे साथियों, तो यह रहनुमाई मजन यादसन सभा से संबंधित थे, ठीक ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया है, 3412। जितने भी भाइयों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इनके ईयर्स को एक दो अगर यहाँ पे समझ में आए तो इनके ईयर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। जैसे मान लीजिए अहमदिया आंदोलन कई बार पूछ देता है, तो आप कहेंगे अहमदिया आंदोलन 1889 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ बातों को आप लोगों को यहाँ पे साथियों देख लेना है, ओके। आगे चले। कभी कभी तो हाँ, ये है आपका अहमदिया। और एक इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, इसको भी देख लीजिएगा, रहनुमाई मजन सभा 1851, शायद 51-52 है, एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। वैसे 51 में एग्जैक्ट हूँ, ठीक ना, देख लीजिएगा चीजों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में लेने की मांग की थी। बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में लेने की मांग की थी। लगातार आज क्लास लेते लेते एकदम समझ जाइए, आज एकदम हालत खराब हो गई है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए क्लास देना भी था,
ये भी बड़ी एक चैलेंजिंग पॉइंट थी, क्योंकि एग्जाम नहीं रहता तो गैप कर देते। चलिए बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे साथियों। यहाँ पे आंसर क्या है 133 में, 133 में क्या आंसर है देखिएगा। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में लेने की मांग की थी। तो आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले साहब। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। ये आपको यहाँ से चीजों को ध्यान में रखना है। देखिएगा जब प्रेस के बारे में आया था तो इससे संबंधित यहाँ पे एक कथन ये आपसे बड़ा हेतुका टाइप में पूछ लिया गया था। इस तरह के भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हिस्ट्री में क्या है कि अगर आपसे 20 में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी पॉसिबिलिटी इतना ही है कि आप 14-15 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। आप देखेंगे इनके बारे में सुन लीजिएगा। 1905 का जो बनारस का अधिवेशन की अध्यक्षता था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर आप देखेंगे साथियों तो गांधी जी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। आप देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। ये कुछ इतनी सारी प्रमुख बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में अगर आपको सारी चीजें समझना है तो आप देखेंगे महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में आप देखेंगे कि दादा अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका जाते हैं। किसका? दादा अब्दुल्ला सेठ, गुजराती एक व्यापारी होते हैं। और ऐसे कंडीशन में फिर जब आप देखेंगे कि महात्मा गांधी अफ्रीका में रहते हैं तो वहां पे बीच में एक बार यह 1901 में आए होते हैं। कब आए होते हैं? 1901 में आए होते हैं भारत। कहाँ पे? भारत घूमने आए होते हैं। ये थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिएगा। और जब भारत घूमने आते हैं ऐसे कंडीशन में 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा होता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसके यह यहाँ पे क्या होते हैं सबसे पहले भाग लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो 1916 नहीं होगा, याद रखिएगा 1901 होगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारत आने के बाद पूर्णतः कौन से अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, तो जब भारत आ गए तब 1916 में वो सबसे पहले जाते हैं। मतलब ये घूमने आए थे बंबई, लेकिन यहाँ पे 1901 का अधिवेशन चल रहा होता है कलकत्ता में। कहते हैं चलो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या ये लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे ये भाग लेते हैं। ठीक ना? आप लोगों को इसके अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फिर उसके बाद से आप देखेंगे साथियों कि किसी तरह से सारी चीजें चलती हैं। और फिर आप देखेंगे 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं, पूर्णतः भारत आ जाते हैं। और किसके बुलावे पे भारत आते हैं, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले बार बार इनको संदेश भिजवाते हैं। और ऐसे में गोपाल कृष्ण गोखले के से प्रभावित होकर गांधी जी भारत आते हैं और भारत के लिए काम करना चाहते हैं। फिर आप देखेंगे 9 जनवरी जब 1915 को गांधी जी भारत आएंगे तो इसके बाद से आप देखेंगे सबसे पहले पूर्णतः रूप से जब भारत आ जाएंगे तो यह 1916 के कांग्रेस के लखनऊ समझौते, जहां अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, वहां पे ये पहुंचते हैं। इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आप देखेंगे मुस्लिम लीग, गरम लीग और नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग सब आपस में मिलेंगे। इसी 1916 के आप देखेंगे राजकुमार शुक्ला पहुंचे होते हैं अधिवेशन में। और फिर यहीं से गांधी जी को 1917 में वो चंपारण आमंत्रित करते हैं। चंपारण के बाद गांधी जी खेड़ा, खेड़ा के बाद से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं। और इस तरह से एक क्रोनोलॉजी गांधी जी की चलती चली जाती है। आप देखेंगे गांधी जी एकमात्र ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये कुछ इतने सारे पॉइंट्स आपको साथियों यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ये कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। गांधी जी का भारत में पहला आश्रम कौन सा था? साबरमती आश्रम। फिर इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा साउथ अफ्रीका में तो आप कहोगे फिनिक्स आश्रम। ठीक ना? तो ये कुछ आपको सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। फिरोज शाह मेहता के बारे में जब भी आएगा प्रश्न, देखिएगा यहां से थोड़ा सा कुछ चीजें कंफ्यूज की जाती है। जैसे फिरोज शाह मेहता का जो व्यक्तित्व था वो आपको ध्यान रखना है, उदारवादी थे। फिरोज शाह मेहता उदारवादी दल के थे, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दादा भाई नौरोजी की बात आप देखेंगे कि किस तरीके से दादा भाई नौरोजी 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी कहलाते हैं। जब आप देखेंगे कि जब द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक ना, तो उसमें आप देखेंगे प्रथम पारसी अध्यक्ष भी कौन कहलाता है? दादा भाई नौरोजी कहलाते हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। धन के निष्कासन का सिद्धांत, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सब चीजें क्या करेंगे आप दादा भाई नौरोजी में साथियों ध्यान रखेंगे। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ चीजें अगर हो सकता है भाई मैं भी इंसान हूं, छूटा हो तो आप सभी कमेंट में लिख दिया करिएगा। चलिए आगे बढ़िए। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है, बताएंगे। चलिए बताएंगे सभी लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिएगा फोर्ट विलियम के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो। ये प्रश्न अगर हम देखें तो ROARO 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। आपसे कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में
कौन सा कथन सत्य है? बताएंगे सभी लोग, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताइए। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों तो थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको गौर करते हुए चलना है। कभी कभी ये क्या करते हैं, छोटे से पॉइंट में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। देखना यहाँ पे अगर आप लोगों ने बताया केवल 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा ये। कैसे, थोड़ा सा देख लेना। यहाँ कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को की गई थी। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर क्या हमें हिस्ट्री का एक एक डेट याद करना है क्या? नहीं मेरे भाई, हिस्ट्री का एक एक डेट आपको याद नहीं करना है। देखना इसके बारे में डेट के लिए क्यों पूछा गया, क्योंकि आप देखोगे फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा, आपने देखा कि एक कॉलेज था, फोर्ट विलियम का किला भी इन्होंने स्थापित किया। इस वजह से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार रिपीट है, इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ इतना डीप पूछा। देखेंगे आपको यहाँ पे तब पता होना चाहिए जब जो चीजें कई बार पूछी गई हो ना उनके बारे में पता होना चाहिए। आप कहोगे 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कौन किया था? तो आप कह देना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है, तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि 10 जून दे रखा था। दूसरा कह रहा है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। बिल्कुल राइट आंसर है, केवल 2। देखिएगा साथियों, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ये बात चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा जब हस्तक्षेप कर तभी पाएंगे जब हम यहाँ के संस्कृतियों से, यहाँ की भाषाओं से हम परिचित होंगे। और वाकई में आपको मैं बता दूं साथियों कि जितना हम इंटरेस्टेड नहीं होते, जितना हम क्रिएटिव नहीं होते, उतना क्रिएटिव खास करके फॉरेनर्स होते हैं। खास करके आप देखेंगे ब्रिटिशर्स में कई भाषा सीखने की इच्छा थी उस समय पे। आपको अगर मैं अभी कहूँ कि आपको अंग्रेजी भाषा सीख लेना है, आप कहेंगे अरे बाप रे बाप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, और इसी आधार पे आप हर एग्जाम में, अंग्रेजी वाले एग्जाम में डरते हैं कि नहीं अंग्रेजी आता है, इंग्लिश आता है, हम यहाँ पे नहीं इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, हमारे टफ है। आप मानोगे नहीं, उस टाइम पीरियड पे एक एक ब्रिटिश ने 16 17 लैंग्वेज सीखी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे उन्होंने भारत पे नहीं राज किया, उनके अंदर वो क्वालिटी थी। वो गलत किए लेकिन उनके अंदर क्वालिटी थी, और हम यहाँ एक लैंग्वेज से डरते हैं। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने इसीलिए करवाया ताकि ब्रिटिश अधिकारियों को हम भारतीय भाषाओं की शिक्षा दे सकें, ताकि ब्रिटिश अधिकारी ज्यादा से ज्यादा भारतीयों में हस्तक्षेप कर सके। क्योंकि भैया पता चलेगा कि केरला में चले गए और वो नाडिंगे पोपा पता नहीं क्या बोल दिया, आपको गरिया दिया, आप समझ नहीं पाए। अब वहीं समझ गए तो ले 2-4 लात लतिया दिए। ठीक है, समझ रहे बात को। केरला वगैरह में चले जाओ तो आप लोग तो बहुत कॉन्फिडेंस लोग फील करोगे, वहां पे आपसे ठेला ठेली वाली भी इंग्लिश में बात करेगी, वहां कैसे क्या करोगे, मजबूरी बन जाएगी। और तेलुगु वेलुगु आती नहीं है, कन्नड़ तेलुगु सब आपको आता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अंग्रेजी एक है, सीख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थापक और संस्था के बारे में पूछा गया, बताएंगे। संस्थापक और संस्था के बारे में आपसे पूछा गया है, बताएंगे। संस्थापक और संस्था के बारे में पूछा गया है, बताएंगे। संस्थापक और संस्था के बारे में पूछा गया है, बताएंगे। संस्थापक और संस्था के बारे में पूछा गया है। जल्दी बताइए। चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जितने भाइयों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। देखना यहाँ पे जोनाथन डंकन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि संस्कृत कॉलेज बनारस से इनका संबंध है। किसका? आप सभी ने देखा होगा जोनाथन डंकन का संबंध किससे है? संस्कृत कॉलेज इन्होंने खोला था बनारस में। कब खोला था? तो आप सभी को यही तुरंत आगे नोट कर लेना है, 1791 में। अच्छा, सर विलियम जोन्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने स्थापना किया था। और कब किया था? तो आप कह देंगे यहाँ पे तुरंत नोट कर लेंगे कि सर 1784 में इन्होंने किया था। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ वॉरेन हेस्टिंग तो आप कहेंगे कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग ने। और ये कब किया गया था? तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि 1784
एक मिनट रुकिएगा। वारेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा वही 81 के आसपास में इसकी स्थापना की गई थी। और विलियम बेंटिक के द्वारा आप देखेंगे तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, यही है ना। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो आप देखेंगे 1835 ईस्वी में। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब कि जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना की 1791 में। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित किया गया। वारेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा 1781 और विलियम बेंटिक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835। ये आप देखेंगे साथियों, ये सारी की सारी जो संस्थाएं बन रही हैं ये इसलिए बन रही हैं ताकि यह शिक्षित कर पाए और ज्यादा से ज्यादा सुचारू व्यवस्थाएं कर पाए। ये एक टाइम पीरियड उनका चला था। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा। आपसे पूछा गया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है, बताएंगे यह कथन किसका है, बताइए। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा है। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह कथन आपके किसका है, लॉर्ड मैकाले का है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसी के क्या बताएं, छोड़िए हटाइए, लॉर्ड मैकाले का है ये कथन। जितने लोगों ने डी यहाँ पे आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में ये बात ये बोलता है कि भैया यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरब संपूर्ण जो क्षेत्र है उनके साहित्य के बराबर है। याद रखिएगा इसी के कहने पे आप देखेंगे कि भारत में शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी शिक्षा रखा गया था। ये आपको यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखना है। याद रखिएगा साथियों, राजा राम मोहन राय के बारे में कल ही मैंने आपसे बताया था। 1815 में आत्मीय सभा का गठन करते हैं, फिर 1828 में आप ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। बाद में चलकर के 1865 में इनका समाज दो वर्ग में टूटता है, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने बनाया था। फिर आप लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं। आप देखेंगे जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसमें अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर आप देखेंगे ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक था जिसने 1829 में सती प्रथा का अंत भी किया था। किसके साथ मिलकर के, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। ये कुछ इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना। पहला विधि सदस्य आप देखेंगे तो मैकाले ही आया था जब उनके एक्ट वगैरह आ रहे थे उसमें। ओके आगे बढ़िए। आपसे कहा गया निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, बताइएगा। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, किस बंगाली लेखक ने पहली बार यहाँ पे सुझाव दिया था, बताएंगे, जल्दी से बताइए कौन था वो। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, आप कहेंगे साथियों कौन था, तो भूदेव मुखर्जी साहब थे। कौन थे, भूदेव मुखर्जी साहब। याद रखिएगा इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा बनाइए, अंग्रेजी को क्यों बना रहे हो। जो 1935 वाले में आपने देखा था ना, कि मैकाले की शिक्षा पद्धति अंग्रेजी वाला आई थी। तो इसीलिए समय समय पे आप देखेंगे उस टाइम पीरियड में विभिन्न लोगों के अपने मत आ रहे थे, जिसमें भूदेव मुखर्जी जो बंगाली लेखक होते हैं उन्होंने कहा कि पहली बार सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में बनाया जाए। आगे बढ़िएगा। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा लागू हुई थी उससे पूरे भारत में कौन सी मदद देखने को मिली थी, कौन सी मदद मिली थी, ये आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा, कौन सी मदद मिली थी। आप कहना पहला कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों को सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में, बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा है भारतीयों को सरकार में उच्च पद प्राप्त कराने युग में, बिल्कुल गलत। तीसरा कह रहा अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में, क्योंकि आप देखेंगे साथियों
क्योंकि उस टाइम पीरियड पे अधिकतर लोग बुद्धिजीवी वर्ग ही थे और बुद्धिजीवी आप देखेंगे सब बाहर से पढ़ के आए थे। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम में जब शिक्षा लागू हुआ तो पूरे देश, पूरे भारत को इस फॉर्म में मदद मिली थी अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा आयोग है और वर्ष है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे। शिक्षा आयोग है और वर्ष है। पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है सबसे आसान में ही गलती होगी, ये ध्यान रखिएगा। नहीं पूछा है तो सबसे आसान में ही गलतियां होंगी। कौन सा सही नहीं होगा देखना मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है यह 1920 नहीं होगा, यही गलत है, यह 1917 होगा, ये ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पे रॉन्ग था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। अब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि वुड डिस्पैच में किसकी बात की गई थी, किसी को याद आ रहा है क्या, बताइएगा जल्दी से। राधा कृष्ण आयोग 1948 में, हंटर कमीशन आप देखोगे तो 1882 में आया था। ये इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वहीं पे मुदालियर शिक्षा आयोग बात करेंगे, यहीं पे नोट कर लीजिएगा। एक है मुदालियर शिक्षा आयोग और आप देखेंगे दूसरा है डीएस कोठारी आयोग। कोठारी आयोग और तीसरा एक है और है, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी तो इसी का भाग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऐसे में आप कहेंगे कि मुदालियर शिक्षा आयोग 48 में आया था। फिर आप देखेंगे डीएनएस कोठारी आयोग जो था वो एक मिनट रुकिएगा, 1964 में आया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप देखेंगे तो 2021 में आया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये कुछ शिक्षा से संबंधित कुछ वर्ष हैं आयोगों से संबंधित, इनको थोड़ा सा आप सभी लोग तैयार रखिएगा, ये आपसे हो सकता है फिर से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिएगा यहाँ से फिर से आपसे हंटर आयोग वुड डिस्पैच, देखिए फिर से रिपीट किया कि नहीं किया। इसी तरीके से रिपीटेशन होते हैं। निम्नलिखित का विचार कीजिए और कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, बताने का प्रयास करिए, कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां से आपसे क्रोनोलॉजिकल टर्म्स पूछे गए हैं। निम्नलिखित का विचार कीजिए और कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। चलिए फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आंसर आप सभी का आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए यहाँ पे जितने भी मेरे भाइयों ने यहाँ पे आंसर दिया है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा 2 1 3 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्रोनोलॉजिकल टर्म्स लगाने हैं, तो अभी आपने पीछे देखा था कि चीजें आई थी। वुड का डिस्पैच नियम कब आया था, आप कहोगे 1854 में आया था। अच्छा ठीक है, हंटर आयोग का गठन तो आप सभी को पता होगा कि कब आया था, जो शिक्षा से रिलेटेड था, तो आप कहेंगे 1882 में यह गठन किया गया था। काशी विद्यापीठ की स्थापना के बारे में भी बच्चों को पता होगा कि यह 1920 से 21 के दौरान किया गया था। ऐसे कंडीशन में आप देखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना आप देखोगे कब होगा, इसके बारे में तो आप ध्यान रखिएगा 1847। मतलब कि अगर आपको रुड़की तकनीकी कॉलेज भी नहीं पता था, 3 पता था, तो भी आराम से आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्न में से किस व्यापक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा आपसे पूछ रहा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के तहत आप देखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता को आप देखेंगे सीमित कर दिया गया था, क्योंकि इस समय पे लीटन साहब थे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, लीटन के 1878 के अधिनियम के आधार पर यह काम किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 ने थोड़ी सी प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया था, खास करके भारतीय। अगला देखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, ये आप बताएंगे। चलिए, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच करने के लिए आपसे पूछा गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन होंगे, थॉमस रैले साहब होंगे। कौन होगा, थॉमस रैले साहब। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, तो यह अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये आपको राइट आंसर याद रखना है। ओके, आगे बढ़े। अगला देखिए, आपसे कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर का चयन करें। देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा के बारे में पूछा है, बताएंगे। भारतीय सिविल सेवा के बारे में कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है, इसके बारे में बताएंगे। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताएंगे। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सा कथन सही है। आइए चलते हैं, आप लोग आंसर दे दिए होंगे, उम्मीद करता हूं। देखना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों के दोनों सही। सिविल सेवा के बारे में कह रहा है, देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ठीक है। दूसरा कह रहा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये दोनों की दोनों बातें आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, राइट आंसर हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों की दोनों बातें आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, राइट आंसर होंगी। आगे देखिएगा, आपसे यहाँ पे कुछ बातें कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है, बताने का प्रयास करें। देखिएगा, आप तो सही सुमेलित है वाला चीजें आपसे पूछी जाती नहीं है, अब आपसे पूछता है इसका जस्ट उल्टा कि कौन सुमेलित नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, सही सुमेलित कौन सा है, तो आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित है। और ये कब आया था, तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई 1799 में आया था, लॉर्ड वेलेस्ली का जो सेंसर ऑफ प्रेस एक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे साथियों ध्यान रखना है। आइए अब कुछ चीजों को और भी सही कर लेते हैं, जैसे द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो होगा, यह आप देखेंगे एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल था एडम्स, कार्यवाहक गवर्नर जनरल था एडम्स, याद रखिएगा, यहां नोट कर लीजिएगा, कार्यवाहक गवर्नर जनरल था एडम्स, इसके द्वारा लाया गया था कौन सा, तो द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस। फिर आप देखेंगे द न्यूज़पेपर एक्ट की बात अगर हम कर लेते हैं, तो द न्यूज़पेपर एक्ट आप देखेंगे तो यह आपके 1908 में आया था, और कौन लेकर के आया था, तो लॉर्ड मिंटो लेकर के आया था। फिर आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप सभी लोगों को पता है कि कौन लेकर के आएगा, तो यह 1878 में लेकर के आएगा कौन, तो लीटन चाचवा लेकर के आएगा, ठीक ना, ये याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे बाद में जब रिपन आ जाएगा तो वह क्या कर देगा, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा देगा। मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में डीप भी आपसे पूछा जाता है, तो जानकारी रखिएगा। इसमें आपको शुरुआती दौर में इसमें कहा गया कि भैया देखो, तुम्हें जो भी छपाई करनी है भारतीय समाचार पत्र वाले, तुम्हें पहले हमसे अनुमति लेनी होगी कि साहब हम क्या ये चीज छाप पाए, तभी छापोगे, वरना तुम नहीं छपाई कर सकते हो। यही सब कुछ चीजें थी, ये ध्यान रखिएगा। कुछ आपसे यहाँ से डीप जा करके कई बार स्टेटमेंट में पूछा गया, अभी आप आगे देखेंगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित का सही क्रोनोलॉजी क्या है, सही उत्तर का चुनाव करिए। सही क्रोनोलॉजी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। अब देखिएगा, कम से कम यहाँ पे ये जो चीजें आ रही हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 132। कैसे? सती प्रथा का अगर निषेध की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि भैया 1829 हो जाएगा। वहीं पे आप देखेंगे प्रथम जो यहाँ पे विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा वो कब होगा, तो आप देखेंगे 1904 में होगा। फिर आप देखेंगे प्रथम, सॉरी इसमें लिख दिया मैंने, प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आप देखेंगे होगा। एजुकेशनल जो रिवोल्यूशन है, एजुकेशनल जो रिवोल्यूशन पॉलिसी है, ये आप देखेंगे 1913 में आएगा। तो ऐसे कंडीशन में 132 यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। सती प्रथा का अंत किसने किया आपसे पूछा जाएगा, तो राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से। प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम की अगर आपसे मान लीजिए बात किया जाएगा तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में इसको लागू किया गया। और एजुकेशनल रेवोल्यूशन की अगर आपसे बात करता है, एजुकेशनल रेजोल्यूशन की बात अगर आपसे करेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह थोड़ा सा शिक्षा से संबंधित जो सैद्धांतिक बातें थी उनके खिलाफ आया गया था, ठीक ना। तो 132 यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर है। आगे देखिएगा आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। बताने का प्रयास करेंगे विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किसने किया था। विपरीतगामी और असंगत, किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। किसने यहाँ पे उपयोग किया था बताने का प्रयास करेंगे। भैया वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वह विपरीतगामी है, असंगत है, अच्छा नहीं है, मतलब कि निगेटिव है, वो सही नहीं है। याद रखिएगा उनका नाम था अरस्काइन पेरी। क्या नाम था उनका मेरे प्यारे भाई? अरस्काइन पेरी। अरस्काइन पेरी ने यहाँ पे ये बात कहा था कि भैया जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है यह विपरीतगामी है और असंगत है। ये आप सभी साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे कहा जा रहा है कथन और कारण। कथन और कारण, यहाँ दो चीजें दी गई हैं, इनके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। फटाफट पढ़ें और इनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। कथन और कारण, कथन और कारण। फटाफट बताइए कथन और कारण में यहाँ राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों ने आंसर दे रखा होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं आंसर तो आप कह सकते हैं सी सही है, मतलब कि दोनों सही भी है, स्पष्टीकरण भी सही है। देखिएगा कह रहा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। बिल्कुल सही बात है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तुरंत यहाँ बीच में लगा दीजिए क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है, दोनों की दोनों चीजें सही हैं। और आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पे इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन भी सही दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब देखिएगा व्यक्ति दिया गया है और संघों का गठन दिया गया। अब बताने का प्रयास करेंगे व्यक्ति और संघों का गठन। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, व्यक्ति और संघों का गठन। ये जब कांग्रेस से पूर्व कुछ आप देखेंगे कि जब मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस से पूर्व कुछ क्षेत्रीय लेवल पे जो संगठन बनाए गए थे उनकी यहाँ पे बात की जा रही है, जो आप देखेंगे बाद में एक रूप होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ से भी आपसे ईयर पूछ लिए जाते हैं, इनके क्रोनोलॉजी पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा बताने का आप सभी प्रयास करेंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा। व्यक्ति और संघों का गठन आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे में आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया था। किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने इंडियन एसोसिएशन की। और कब किए थे तो ये भी याद रखिएगा 1876 में। वहीं पे अगर हम देखें तो जस्टिस रानाडे साहब जो थे यह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करेंगे। और कब करेंगे तो आप कह देना 1870 में ये करेंगे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता की जब बात करेगा तो आप सभी लोगों ने देखा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया था। और कब करेंगे तो ये आप देखेंगे 1885 में करेंगे। फिर आप वहीं पे जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में आप लोगों ने देखा तो यह मद्रास महाजन सभा की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं तो 1884 ईस्वी में करते हैं। मतलब कि यहाँ पे राइट ये हो जाएगा।
मतलब कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखिएगा यहां इस सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। इनकी संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन, ठीक ना। तो यहां पे देखिएगा 1876 में इसको गठित किए थे। आप देखेंगे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं थे, तो आपसे ये बात पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। आप कहेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, उसका रीजन क्या था? क्योंकि सभी की सभी छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मिल चुकी थी, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी भी अपनी इंडियन एसोसिएशन को अलग रूप से चला रहे थे। इसी वजह से ये पहले अधिवेशन में शामिल नहीं होते हैं, दूसरे अधिवेशन में ये आकर के अपने इंडियन एसोसिएशन को ला करके मिला देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं था। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अधिकतर लोगों को, अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि सारी की सारी जो आपकी क्षेत्रीय संगठन थे इन सभी को मिला दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारतीय एसोसिएशन जो इंडियन एसोसिएशन है बस यही एक चल रही थी, दूसरे अधिवेशन में आके इनकी मिलती है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्टैब्लिश हुआ। जस्टिस रानाडे पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनाए। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनाए। और जी सुब्रमण्यम अय्यर आप देखेंगे तो मद्रास महाजन सभा 1884 में बनाए। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस एक वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कर जाइएगा 2x की स्पीड पे, जितने मैं आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूं। आप देखेंगे आपको पूरा पीवाईक्यूज रट जाएगा। कुछ इसी तरीके से मैं पीवाईक्यूज को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, ताकि बच्चा ये ना सोचे कि हाँ ये सर क्यों छोड़ दिए। सब बोल दे रहा हूं ताकि सब बार बार पढ़ लोगे, रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही दिया गया है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक पहुंच चुके हैं। उसके पहले के हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ग्रहण कर लिया है। ग्रहण का मतलब कि जिस तरीके से हम भोजन ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में आपसे पूछ रहा है कि सही है, बताएंगे सभी लोग। अब देखिएगा यहाँ पे आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला देखना, पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हिंदू संगठन था, गलत। शुरुआती दौर में मैंने आपसे हमेशा बताया है, जब मैंने सब्जेक्टिव पढ़ाया है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआती दौर में बुद्धिजीवी वर्ग की संस्था थी, क्योंकि उसमें सभी लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। ये अगर शायद देता कि शुरुआती दौर में बुद्धिजीवी वर्ग की थी तो शायद सही होता, लेकिन आप देखेंगे हिंदू संगठन ये नहीं था, इसमें सभी के सभी लोग शामिल थे। दूसरी बात कर रहा है बाल गंगाधर तिलक उसके अध्यक्षों में से एक थे। देखना पीछे कई बार क्वेश्चन पूछा गया ना कि कौन ऐसा था जिसने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो तिलक। और इन्हीं का स्टेटमेंट यहां बना दिया गया। तो इसको रिपीट आप मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे। सरोजनी नायडू इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, गलत। प्रथम महिला अध्यक्ष आप सभी लोगों ने रटा है कि 1917 में कौन थे, तो आपने देखा था एनी बेसेंट थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाई। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो शायद प्रथम भारतीय महिला देता तो ये सर ऑप्शन सही होता। तब आप कहेंगे 1925 के कानपुर अधिवेशन की सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला यहां पे होंगी। चौथा कह रहा है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वाधीनता का व्रत ग्रहण किया था। ये बात मेरे प्यारे भाई सही है, तो आप देखना यहाँ पे डी सही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें आप लोगों ने देखा था जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग इसमें किया गया था। आपने देखा था कि किस तरीके से जब मोतीलाल नेहरू का आप देखेंगे कि 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट था उसका विरोध करते हुए जितने भी कांग्रेस में युवा दल के जो नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोगों ने इस 1929 में संपूर्ण जो स्वराज मतलब कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, इसका इन्होंने पक्ष लिया था। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप सभी लोगों को मेरे प्यारे भाई पढ़ा रखा है। ये थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, यहां से कुछ चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़े। तो ये इतनी सारी चीजें थी, सारी की सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप सभी लोग यहाँ पे तैयार कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़िएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, अब बताएंगे। ये देखिएगा, ये आपको प्रश्न पूछा गया, बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है।
आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा साथियों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1892 का जो कांग्रेस अधिवेशन दिया है बंबई, याद रखिएगा यही यहाँ पे सही नहीं है। ये यहाँ पे मेरे प्यारे भाई सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पे गलत दिया गया है। आ जाइए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चीजों को देख लेते हैं। 1892 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, जिसको आप प्रयागराज अब कह देते हैं। और आप देखेंगे जो आपके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब, इन्हीं को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, बंबई यहाँ पे गलत दिया गया है। अच्छा, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन अगर आप देखोगे तो जो मद्रास में हुआ था, ये आपका तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। इसमें बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे। और आप देखेंगे कि यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी कहलाए थे। कैसे कहलाए थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष साहब कहलाए थे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का सबसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे 1888 का कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि चौथा अधिवेशन था। और इसमें आप देखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो जॉर्ज यूले साहब यहाँ पे अध्यक्षता किए, और ये पहला ऐसा अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था, ठीक ना। फिर आप देखेंगे, अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछता है कि कितने ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो आप कहिएगा 6। देखिएगा, अधिवेशन टोटल हुए थे 7। विलियम वेडरबर्न नामक जो एक अंग्रेज था, वो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। इनके पूरे ईयर आपको नहीं याद रखना है, लेकिन याद रखना कि कितने यूरोपियों ने अध्यक्ष किया, तो आप कहेंगे 6 यूरोपियों ने अध्यक्ष किया। कई अधिवेशन में अध्यक्षता किया, तो कहिएगा 7 में। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर 6 किए तो 7 कैसे हो गया? तो विलियम वेडरबर्न 2 बार अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। कांग्रेस में अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाएगा कि कै महिला थी, तो आप कहिएगा कि 3 महिला शामिल थी। पहली एनी बेसेंट 1917 वाली, दूसरी सरोजनी नायडू 1925 वाली, और तीसरी 1933 की सुचेता कृपलानी। ये 3 महिलाएं ऐसी थी जो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। सुचेता कृपलानी थी 1933। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा नाम मिस हो रहा है क्या? हाँ वही थी शायद, में भी, ठीक है ना। सॉरी, नलिनी सेनगुप्ता, सुचेता कृपलानी नहीं, वही नाम हम भूल रहे थे। नलिनी सेनगुप्ता 1933 वाली। ये 3 ऐसी महिलाएं थी जो आप देखेंगे साथियों कि कांग्रेस के अधिवेशन की 3 महिलाओं ने टोटल अध्यक्षता किया था। वहीं पे अगर आपसे 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता पूछ ले, तो आप कहेंगे यहाँ पे इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। कौन किया था? फिरोज शाह मेहता साहब करते हैं। ये आपको यहाँ से कुछ बातों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। कांग्रेस का अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल आपसे पूछा गया है, बताएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल पूछे गए हैं, बताएंगे। जल्दी से बताइए। देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर जितने लोगों ने भी सी बताया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने सी बताया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले मुझे जो आता है, मैं उन बातों को करूंगा। जैसे देखिएगा, अगर मुझे पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किया, दूसरा त्रिपुरी में फिर वो हट गए, तो सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा की अध्यक्षता करते हैं, एक हमें पता है। सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, ये हमें पता है। अब हम फंसे 2 ऑप्शंस में। हमने यहाँ पे देखा कि सी का 2 और डी का 1, तो ऐसे में हमने देखा कि सी का 2 डी का 1, किसी में ऑप्शन नहीं है, हम इन 2 ही ऑप्शनों से यहाँ पकड़ लिए। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 नए होते हैं और आप 2 ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। बाकी अगर जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डॉक्टर एम अंसारी वाला जो है, यह मद्रास अधिवेशन है, जो कि हुआ था 1927 में। सारे अधिवेशन पॉसिबल नहीं है कि आप याद कर पाओगे। और पुरुषोत्तम दास टंडन वाला जो है वो नासिक में है, और ऐसे में आप देखेंगे यह हुआ था कब? 1950 में। तो हमेशा एग्जामिनर आपसे 2 नए इसलिए दे रखता है ताकि आप सभी लोग वहां पे कंफ्यूज हो को
और एलिमिनेट ना कर पाओ। जो बच्चा एलिमिनेट करेगा सबसे पहले जो आएगा उसको करके और ऑप्शन मैच करेगा, पहले ही कट गया तो माथापच्ची क्यों करना फालतू का, नहीं कटेगा तो फिर माथापच्ची करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अध्यक्ष पूछा गया है और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं का स्थान पूछा गया है, फिर से बताने का आप सभी प्रयास करेंगे। फिर से बताने का आप सभी प्रयास करेंगे। अध्यक्ष पूछा गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान पूछे गए हैं। फटाफट बताएंगे सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे जितने भी मेरे प्यारे साथियों ने डी दिया है आंसर बिल्कुल राइट है, 4312। आइए थोड़ा इसको हम लोग सही कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिएगा अबुल कलाम आजाद की जब भी बात करेगा तो आप सभी के दिमाग में होना चाहिए कि सर रामगढ़ सम्मेलन जो 1940 में हुआ था। देखिएगा साथियों, जब आप बीपीएससी देने जाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि बीपीएससी में आप देखेंगे कि आपसे पूछता है कि बिहार में कुल कितने कांग्रेस का अधिवेशन हुए, तो 3 हुए थे और 3 अधिवेशन हुए थे। ऐसे कंडीशन में ये तीसरा अधिवेशन माना जाता है रामगढ़ 1940। उस समय बिहार और झारखंड अलग अलग नहीं थे, तब ये रामगढ़ जो जगह थी ये बिहार में पड़ता था। अब आप देखेंगे कि ये रामगढ़ जगह झारखंड के बंटने के कारण झारखंड में चला गया है। ऐसे में अबुल कलाम जो आजाद थे यह रामगढ़ के 1940 अधिवेशन की अध्यक्षता किए और आप देखेंगे कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 6 वर्षों तक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, 1940 से लेकर के सीधे 45 तक। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि किस टाइम पीरियड में आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चलने लगा, इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष बदले नहीं जा पाए। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहेंगे और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही कहलाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू की जब भी बात आती है आप कहेंगे कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था और प्रथम भारतीय महिला ये कहलाई। ठीक है, आगे देखिएगा मोतीलाल नेहरू की जब भी बात आती है आपके दिमाग में रखना है अमृतसर के 1919 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो आप देखेंगे बंबई 1934 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र प्रसाद 2 ऐसे अधिवेशन हैं जिसमें आप देखते हैं त्यागपत्र देने के बाद से अध्यक्षता संभालते हैं, उनका नाम सुन लीजिएगा। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने देखा कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ गुजरात में और जब ऐसे में अधिवेशन हुआ तो इस टाइम पीरियड तक आप देखेंगे, मैं आपको हमेशा बताता हूं, फिर से रिवीजन करा दें, इस टाइम पीरियड तक कांग्रेस में ये था कि भैया जो बड़ा नेता जिसको कह देता था वो अध्यक्ष बन जाता था। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस साहब को कह दिया कि आप अध्यक्ष बन जाएं, वो अध्यक्ष बन गए। 1938 की मैं बात बता रहा हूं। अब देखा जब गांधी जी ने की शपथ लेने के बाद से अपना पहला भाषण दिया तो गांधी जी को लगा ये तो भैया अहिंसा की बात कर रहे हैं, वामपंथ की विचारधारा से प्रेरित है। ऐसे कंडीशन में गांधी जी को लगा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको गद्दी पे बैठा करके अध्यक्षता करके, चलो ठीक है एक बार अध्यक्ष बन जाओ, अब हटाएंगे क्या, अगली बार नहीं बनाएंगे। फिर जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होने वाला था जिसको आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था, इसमें आप देखेंगे कि गांधी जी की तरफ से उम्मीदवार रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया और इधर से सुभाष चंद्र बोस साहब। लेकिन कांग्रेस ने पिछले वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस को जिता देता है और जब जिता देते हैं तो ऐसे में यहाँ पे गांधी जी को ये ईगो आ जाता है। एक ईगो क्या मतलब कि वो आ जाता है, वो कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार जो है वो मेरी हार है। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत मानते हैं, अपने एक आदर्श के रूप में उन्हें मानते हैं, तो ऐसे में वो इस्तीफा देकर के चले जाएंगे। आपसे पूछता है कि जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो उनकी जगह पे कौन आया था अध्यक्ष बनकर के कांग्रेस में, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद आए थे। अधिकतर बच्चे सोचते हैं पट्टाभी सीतारामैया आए होंगे, ना, राजेंद्र प्रसाद आए थे। आप देखोगे साथियों जब 1946 में जेबी कृपलानी मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं आजादी के समय, आपसे पूछता है कि जेबी कृपलानी की मृत्यु के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो आप देखेंगे उस समय पे भी राजेंद्र बाबू ही आपके अध्यक्ष बनते हैं। तो 2 ऐसी विवादित स्थितियों में राजेंद्र प्रसाद ही आप देखेंगे अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताएंगे।
इंडियन नेशनल लिबरेशन इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, आपसे यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, बताएंगे साथियों यहाँ पे आप सभी। याद रखिएगा इसकी स्थापना, बहुत साथियों का आंसर आ गया होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की। ठीक है, कब किया था, तो आप कहेंगे 1919 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये इतनी सारी बातें आपको यहाँ से कुछ साथियों ध्यान रखिएगा। बाकी आप देखेंगे कि जो लाला लाजपत राय थे, जब साइमन आयोग भारत में पहली बार आया, कब आता है कमेंट करिएगा, तो मे बी 1928-28 के करीब में आता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय बम्बई लाहौर से उनका विरोध कर रहे थे और रस्से में लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन गो बैक के नारे लगाते समय साइमन सदस्य में कितने सदस्य थे अध्यक्ष को लेके, तो 7 थे। साइमन आयोग ये भी याद रखिएगा कि कुल 2 बार भारत आया था, दूसरी बार भी भारत आया था, दौरा किया था 1929 के करीब में। ठीक है, बाकी आपको देखेंगे शेरे पंजाब वगैरह की संज्ञा सब लाला लाजपत राय को दी जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप सभी को मैंने सारी चीजें बता दिया है, इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखिएगा आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा आपसे एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि क्या बच्चे ने पूरे कांग्रेस के अधिवेशन को 2-3 बार देख रखा है। अगर देख रखा है तो इंपॉर्टेंट वाले को तो बच्चे को याद होगा, तो ऐसे में वो क्रोनोलॉजिकल टर्म्स लगा लेगा कि कौन सबसे पहले अध्यक्षता की है, और सारे फेमस पर्सनालिटी ही यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, सारे फेमस पर्सनालिटीज ही यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा सा बताने का आप सभी प्रयास करेंगे। यहाँ पे राइट क्या होगा, देखिएगा साथियों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1423। सबसे पहले अगर हम कहें तो महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की अगर आप बात करेंगे तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन, कहाँ की 1924 के बेलगांव अधिवेशन। फिर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब के बारे में आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कह सकते हैं कि भैया 1929 के लाहौर अधिवेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन में ही क्रोनोलॉजी दिया है एग्जामिनर ने। फिर आप श्रीमती सरोजनी नायडू के बारे में देखेंगे तो एकलौता इन्होंने किया था 1925 में, और ये कहां पे, कानपुर में, और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कहलाई थी, भारतीय महिला। और वल्लभ भाई पटेल की जब भी बात करेगा तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे कि भैया 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किसकी, 1931 के कराची अधिवेशन की। ऐसे कंडीशन में देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं, इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन है, और आप ऐसे में इनकी क्रोनोलॉजी को सेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। मतलब कि गांधी जी ने यहाँ कहने का ये प्रयत्न किया था कि गांधी मर जाएगा लेकिन गांधी के आदर्शों को तुम लोग नहीं मार पाओगे, गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ये आप देखेंगे साथियों इसी कराची अधिवेशन 1931 में, जिसमें आपने देखा था कि यहाँ पे मेरे प्यारे भाई किसने अध्यक्षता किया था, जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। तो अभी आप लोगों ने पीछे यहीं पे देखा था कौन थे अध्यक्षता, तो अभी आपने देखा कौन किया था, वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने बोला गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। आगे बढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। देखिए भाग इन्होंने लिया था लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अंतिम ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा। देखिएगा अमृतसर अधिवेशन 1919 में इन्होंने अंतिम इनका अधिवेशन था जिसमें भाग लिया, क्योंकि इसके बाद इनको भाग लेने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को आप देखेंगे कि किस तरीके से लाठी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अमृतसर अधिवेशन 1919 आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यह बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था। आगे देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम में भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, जल्दी से बताने का प्रयास करिए।
तो यहाँ पे आप देखेंगे लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो आप कहेंगे जवाहर साहब, जवाहर नेहरू, लिख दे रहा हूं समझ जाइएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसी में आप देखेंगे साथियों कि 1935 अधिनियम को अस्वीकार करने की बात की गई थी। फैजपुर अधिवेशन की जब बात हम करते हैं तो फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से बताने का सभी साथियों यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यह पहली ऐसी अधिवेशन थी जो कि गांव में की गई थी कांग्रेस के, ये इतना बता दे रहा हूं। रामगढ़ के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया, यह छुट्टियों का मनोरंजन है, बताएंगे। छुट्टियों के मनोरंजन के आधार पे किसने इसका प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था, याद रखिएगा कौन किया था, तो लोकमान्य तिलक ने किया था। किसने किया था, यह देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का इन्होंने मनोरंजन कहा था, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने यहाँ पे इस बात को कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है, बताएंगे। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, चलिए। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिएगा यहाँ पे आपसे कह रहा है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, बिल्कुल राइट। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, बिल्कुल राइट। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, बिल्कुल राइट। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी ऐसे नहीं पूछेगा तो हमेशा सबसे आसान में गलती देता है। देखना, यह ब्रिटेन में उदारवादी पार्टी के टिकट पे गए थे, अनुदारवादी पार्टी के टिकट पे नहीं गए थे, उदारवादी। और उदारवादी को क्या कहते हैं, लिबरल कहते हैं, लिबरल व्यक्ति, तो लिबरल पार्टी इसी को हम लोग कह देते हैं। तो यही आपका यहाँ पे गलत था। आप ऊपर के तीन नहीं भी पता होंगे तो भी आप आराम से यहाँ पे डी को यहाँ पे पहचान सकते थे। चलिए, अंतिम प्रश्न देखिए, कथन और कारण को देखिएगा। कथन और कारण यहां से शुरू हो गया है, ये देखिएगा, कथन यहाँ है, कारण यहाँ है, बताएंगे। कथन और कारण वाले प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, इसको बताने का आप सभी प्रयास करेंगे। अब देखिए, रिकॉर्डिंग क्लास लेने में लगता है कि भैया खुद से बोल रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कुछ दिनों की बात है इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, फिर हम लोग यहाँ पे चीजें लाइव ही करेंगे। चलिए, कथन और कारण अब बताने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपसे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, उग्रवादी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि संप्रदाय को लेकर के विभेद करते थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो ये बात सही है। दूसरा कथन बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही है, अगर यही पे देता कि गर्म दल के नेता थे या उग्र स्वभाव के थे तो सही माना था। सांप्रदायिकतावादी मतलब कि किसी समुदाय को लेकर के वो मतभेद कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं था उनके नेचर में, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशनों को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, बताने का प्रयास करेंगे। 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था, फटाफट बताएंगे। प्रारंभिक अधिवेशनों को 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था, कांग्रेस के, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कौन कहा था, अश्वनी कुमार दत्त जी ने कहे थे कि भैया यह क्या है, 3 दिन का क्या है, तमाशा है, कौन, तो कांग्रेस। तो ये ध्यान रखेंगे साथियों, ये 3 दिन का तमाशा इन्होंने कहा था। बाकी यही विलियम बेडरबन है जो आप देखेंगे कि 2 बार ऐसा यूरोपी था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद नहीं करना है वो फालतू चीजें, लेकिन याद रखिएगा कि टोटल पूछे तो 6 यूरोपियों ने अध्यक्षता किया था। पहला बस याद रखना जॉर्ज यूलो 1888 और इलाहाबाद वाला, और बाकी 2 बार कौन किया, विलियम बेडरबन किया, और बाकी थे सब, तो टोटल 6 और 7 लोग मिलकर के 6 बार किए थे, ठीक ना, सॉरी 6 लोग मिलकर के 7 बार अध्यक्षता किए थे, ये आपको ध्यान रखना है।
बाकी 3 दिवसीय तमाशा तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा कि ये केवल और केवल 3 दिन का यह क्या है, एक तमाशा चल रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए मैंने 2 क्लास रिकॉर्ड कर दिया, आप लोग अब पढ़ते रहिएगा मस्त तरीके से। फिर हम लोग मिलेंगे 4 तारीख की लाइव क्लास में। नमस्ते।